कक्षा में हमने आपको रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रकार के बारे में बताया था कि कितने टाइप्स के रासायनिक प्रतिक्रिया होते हैं, जिसमें एक प्रतिक्रिया रह गया। उसके बाद हमने आपको बताया था कि संक्षारण और रेंसिडिटी के बारे में बताऊंगा, वो चीज है क्या। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा उन अभिक्रियाओं को, प्रतिक्रियाओं को या केमिकल रिएक्शंस को जान ले जो लाइट के प्रेजेंस में होता है, प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले जो रिएक्शंस हैं उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को किस तरह से हम लोग संतुलित करेंगे, बैलेंस करेंगे, इस चीज को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली जो रासायनिक प्रतिक्रिया है वह हमारे सिलेबस को कवर करता है और हमारे सिलेबस में इसका जिक्र किया गया है कि हम लोग किस तरह से सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड पर अगर लाइट को एक्सपोज करें, लाइट उस पर अगर पड़े तो उसका डिकम्पोजिशन कैसे होगा। तो इसको जानने के लिए हम लोग रिएक्शन लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रियाएं, रिएक्शंस। तो वो रिएक्शंस क्या है, जिसको हम लोग फोटो केमिकल रिएक्शन के नाम से भी जान सकते हैं। इसका सीधा सा हुआ प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले प्रतिक्रिया। वो प्रतिक्रिया जो सिर्फ प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो वो क्या है, जैसे सिल्वर क्लोराइड। ये सिल्वर क्लोराइड AgCl, इस सिल्वर क्लोराइड पर अगर सनलाइट फॉल करेगा तो ये ब्रेकअप हो जाएगा, ये टूट जाएगा। इसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं या प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली प्रतिक्रिया या रिएक्शन भी कह सकते हैं। कि यह कैसे टूटेगा, Ag प्लस Cl2। सेम टाइप का जो आपके पाठ्यक्रम में है, आपके सिलेबस को कवर करता है, AgBr। इस पर भी सनलाइट अगर एक्सपोज हुआ तो सेम टाइप से ये जो है Ag प्लस Br2 में डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये दो जो रिएक्शंस आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, ये है फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली प्रतिक्रिया। कल हमने कहीं भी समीकरण को, इक्वेशन को, रिएक्शन को संतुलित नहीं किया था। आज मैं दूसरे तरफ चल रहा हूं कि आप समीकरण को संतुलित भी करें, रिएक्शंस को बैलेंस भी करें कि आखिर रिएक्शंस बैलेंस कैसे होता है। तो हम लोग इन दोनों रिएक्शंस में क्या देख रहे हैं, ये अभी क्या है, एक समीकरण है, एक इक्वेशन है, लेकिन जब इसमें थोड़ा वर्कआउट हम लोग कर लेंगे उसके बाद ये बन जाएगा संतुलित समीकरण यानी बैलेंस्ड इक्वेशन। अब इसको बैलेंस किस टाइप से करेंगे इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपके लिए साबित होगा कि आप
समीकरण को संतुलित करना सीख जाएं। हम लोग इधर देख रहे हैं कि क्लोरीन एक है, सिल्वर एक है, सिंगल क्लोरीन, सिंगल सिल्वर। लेकिन इधर देख रहे हैं कि ये Cl2 में कन्वर्ट हो गया। तो Cl2 जो है, यहाँ Cl लिखा हुआ है, यहाँ Cl2 लिखा हुआ है। ये Cl2 आपको क्या बताता है कि यह क्लोरीन का मोलिकुलर फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ Cl2 डायएटॉमिक, द्विपरमाणुविक अवस्था में रहता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जब भी रहेगा तो वह क्या होगा, H2, N2, O2 इस फॉर्म में रहेगा। अब अगर यहाँ क्लोरीन 2 है तो इस 2 क्लोरीन को हम कैसे एडजस्ट करें, इसके लिए हमको क्या करना होगा, आना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। और अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बाद कि ये जो लेफ्ट साइड है उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिकारक। लेफ्ट साइड को क्या बोलेंगे, प्रतिकारक। इसको हम लोग रिएक्टेंट भी कह सकते हैं, रिएक्टेंट। ये प्रतिकारक जो कि रिएक्टेंट कहलाता है। और राइट साइड में 2 and more प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट होंगे उसको हम लोग बोलेंगे प्रतिफल। उसको बोलना है प्रतिफल या फिर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट साइड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्लोरीन 2 है, लेकिन प्रतिकारक जहां पर है उस तरफ क्लोरीन 1 है। तो क्लोरीन 2 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे 2 लगाना है, न कि हम यहाँ जो क्लोरीन है लेफ्ट साइड में वहां हम 2 लगाएंगे। हमको आगे की ओर 2 लगाना है। आगे की ओर जब 2 लगाए तो क्या देख रहे हैं कि क्लोरीन तो इधर 2 हो रहा है, सिल्वर भी 2 हो गया। लेकिन इधर क्लोरीन 2 है लेकिन सिल्वर अकेला है, तो सिल्वर को भी 2 करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर भी 2 लगा देंगे। इस तरह से यह लेफ्ट और राइट दोनों बैलेंस्ड हो गया। दोनों तरफ एक तरफ जितना सिल्वर है उतना ही क्लोरीन है, जितना क्लोरीन है उतना ही सिल्वर है। इस तरह से ये हमारा बन जाता है संतुलित समीकरण, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। इसी टाइप से हम लोग इधर भी कर सकते हैं। तो सिमिलर मैंने इसलिए लिखा कि आप लोग एक साथ में बैलेंसिंग भी सीखें और रिएक्शंस को भी जानें। बैलेंस इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैलेंस इक्वेशन, तो अब जिस तरह से यहाँ पर भी देख रहे हैं कि Br2 है, तो उसके लिए हमने फिर यहाँ 2 दिया, इधर 2 दिया तो Br2 हो गया, लेकिन सिल्वर यहाँ अकेला रह गया, जिसके लिए हम लोग फिर यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो इस तरह से ये इक्वेशन क्या हुआ, बैलेंस हो गया। और ये जो 2 इक्वेशंस हैं, इस इक्वेशंस का यूज आखिर होता कहाँ है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कुछ साल पहले तक हमारे दादाजी का, नाना जी का, दादी जी का जो फोटो हुआ करता था वह कलर नहीं हुआ करता था, ब्लैक एंड व्हाइट, जिसको श्वेत श्याम बोल सकते हैं। श्वेत श्याम, इसको क्या बोलेंगे, श्वेत श्याम, जिसको आज हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। ये अंग्रेजी के लिए हुआ। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यही 2 रिएक्शंस का यूज हुआ करता था। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो पहले हुआ करता था, उसमें ये 2 रिएक्शंस का यूज हुआ करता था। तो अभी आप लोगों ने ये जाना कि वो कौन सा रिएक्शन है जिसका कि यूज हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं, और वो रिएक्शन क्या है। और ये भी जाना कि लेफ्ट साइड को प्रतिकारक बोलते हैं, लेफ्ट साइड को प्रतिकारक, राइट साइड को प्रतिफल यानी प्रोडक्ट। तो ये सनलाइट की उपस्थिति में होने वाली
अभिक्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, रिएक्शंस हैं। तो ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस दिए, इससे रिलेटेड एक रिएक्शन जो सनलाइट में होता है उसका एक एग्जाम्पल हम लोग और ले रहे हैं। और इस एग्जाम्पल को अगर आप अच्छी तरह से स्टडी करेंगे तो प्रीवियस चैप्टर जो आपका कार्बन एंड कंपाउंड्स है, यानी कार्बन और उसके यौगिक, वहां भी आपको इसकी जरूरत पड़ जाएगी। तो रिएक्शंस सारे चैप्टर में एक ही है, चाहे आप केमिकल रिएक्शंस के दौरान पढ़ें, मेटल नॉन मेटल में पढ़ें, या फिर कार्बन और उसके यौगिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ें। तो एक मैं सिंपल सा इक्वेशन ले रहा हूं जिसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जिससे कि आपको कार्बन एंड कंपाउंड में भी इसकी जरूरत पड़ जाएगी। तो वह रिएक्शंस क्या है? ये CH4, जिसको क्या बोला जाता है? मीथेन। इसका रिएक्शन कराना है किससे? क्लोरीन से। अब ये क्लोरीन CH4 से रिएक्ट करेगा अगर कंडीशंस सनलाइट की है, कंडीशंस कि हाँ हमको सनलाइट अप्लाई करना है, तो उस केस में अब क्या होगा उसको आप ध्यान से बोर्ड पर देखिए। अब इसमें होता क्या है कि आपका जो CH4 है, उस CH4 में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। एक हाइड्रोजन CH4 से निकल जाएगा। इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन वहां पर एक क्लोरीन आके घुस जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा? अब देखिए, एक हाइड्रोजन को हटाए CH3 हुआ। जब हाइड्रोजन एक हटा, इधर से एक क्लोरीन आके इसमें समा दिया। अब क्या देखे, इधर से निकला हुआ एक हाइड्रोजन और यहां से जो बचा हुआ एक हाइड्रोजन है वह बच गया। वह दोनों मिल करके HCl के रूप में बच गया। आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, एक रिएक्शन को अगर ध्यान से देखेंगे, इसके नीचे वाला रिएक्शन खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हुआ, वो हाइड्रोजन यहां है। एक क्लोरीन इसमें घुस गया, एक क्लोरीन बच गया, जो मिलकर के HCl के रूप में फॉर्म कर गया। ये बन गया आपका क्या? मिथाइल क्लोराइड। इस तरह से ये रिएक्शन भी कहाँ हुआ? सनलाइट की उपस्थिति में। अगर इसको थोड़ा सा लेकर हम लोग और आगे बढ़े तो ऐसा करने से आपका रिवीजन हो रहा है कि आप अगले स्टेप को कैसे तोड़ेंगे। अब ये जो CH3Cl है, इसको फिर एक बार क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे। और ये भी फिनोमिनन, ये प्रोसेस भी सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। अब यहाँ CH3Cl है, अब इसमें से सेम प्रोसेस को इसमें ही अपनाना है हमको। सेम प्रोसेस, इसमें से भी आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कीजिए। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो 3 के जगह 2 हो गया और क्लोरीन एक ऐड हो गया, तो क्लोरीन आपका बढ़ गया CH2Cl2। फिर आपके पास बैलेंस क्या बच गया? इसमें से एक हाइड्रोजन जो निकला, एक हाइड्रोजन जो हटा, एक हाइड्रोजन जो यहाँ बचा हुआ है, फिर आपको फॉर्म कर दिया HCl का। फिर नेक्स्ट आइए, इस प्रोडक्ट को फिर उठा के लेफ्ट साइड में लाइए, CH2Cl2, फिर Cl2 से रिएक्ट कराएंगे। ये भी सनलाइट में होगा। अब जो प्रोसेस को हम लोगों ने यहाँ अप्लाई किया था, वही प्रोसेस को फिर यहाँ पर रिपीट करेंगे। अब यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो ये कन्वर्ट हो गया CH में और क्लोरीन बढ़ जाएगा, तो क्या बन गया? CHCl3 और
सेम प्रोसेस से HCl बच गया। अब एक ये जो प्रोडक्ट है, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, तो ये जो प्रोडक्ट है इसको 2 आदमी यूज करेगा हम लोगों के सराउंडिंग में। इस प्रोडक्ट को अब पता कौन 2 कर सकता है, या तो एक चोर करेगा, एक डॉक्टर करेगा। इस प्रोडक्ट का यूज चोर आपको सुंघा देगा, उसका स्मेल आपके नाक पे जाएगा, आपका सारा सामान लेके चल जाएगा। डॉक्टर सुंघाएगा, आपका चीर फाड़ कर देगा। तो इस प्रोडक्ट को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। इसका नाम हुआ क्लोरोफॉर्म। अब इस क्लोरोफॉर्म को फिर वापस आप ले आएंगे। अब लास्ट हाइड्रोजन बचा हुआ है, ये हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा। हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, क्लोरीन का नंबर बढ़ गया, CCl4 हो गया। अब फिर देखिए, एक हाइड्रोजन इधर से निकला हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ का बचा हुआ, काहे कि एक इसमें घुस कर Cl4 बन गया, फिर बच गया एक HCl। अब क्या देखते हैं, यहां से शुरू किए थे, यहां आकर के सारा का सारा हाइड्रोजन गायब हो गया। इस तरह से इस प्रतिक्रिया, इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये भी एक रिएक्शन है, ये सनलाइट में हुआ फोटोकेमिकल रिएक्शन, लेकिन इसमें से हम लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जा रहे हैं, जिस कारण इस रिएक्शन को हम लोग बोल सकते हैं प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका नाम दे सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस तरह से हम लोग तरह तरह के रिएक्शंस को जाने, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसके अलावा कुछ बातें और हैं कि कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसको होने के लिए, कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं जिसको होने के लिए उसको एनर्जी की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं जिसको होने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत होती है, और कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं जो अगर हो गया सराउंडिंग में तो वह एनर्जी को रिलीज करता है। एक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कुछ प्रतिक्रियाएं होंगी, कुछ प्रतिक्रियाएं एनर्जी को छोड़ के होगी। तो रिएक्शन से पहले उसको एनर्जी चाहिए तो वो प्रतिक्रिया होगी, और कुछ प्रतिक्रिया होने के बाद वह एनर्जी को रिलीज करेगी। तो जो प्रतिक्रिया, जिस प्रतिक्रिया में, जिस रिएक्शन में ड्यूरिंग द रिएक्शन एनर्जी रिलीज हो, प्रतिक्रिया के दौरान, रिएक्शन के दौरान एनर्जी अगर रिलीज होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। दैट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें एनर्जी चाहिए, जिस रिएक्शंस को होने के लिए एनर्जी चाहिए, वह रिएक्शंस क्या कहलाएगा? ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब हम लोग थोड़ा सा इस बात पर करेंगे कि किस तरह से एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को हम लोग कराते हैं। अब एक सिंपल सा चीज है कि हम लोगों के आसपास कैल्शियम कार्बोनेट नाम का एक कंपाउंड या एक यौगिक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में संगमरमर भी बोल सकते हैं, मार्बल, संगमरमर या मार्बल,
वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। और उस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट कर दिया जाए, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट किया जाए, तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो मार्केट में मार्बल के नाम से, संगमरमर के नाम से अवेलेबल है, इसका हमको ब्रेकअप करना है, इसको डिकम्पोज करना है। इसको डिकम्पोज करने के लिए इसको हमें हीट करना पड़ेगा। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, इसका डिकम्पोज कर जाएगा, विखंडित हो जाएगा। तो किसमें टूटेगा? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये दोनों को ऐड कीजिए, एक एक सारे एटम्स को, ये बन जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर तोड़ना है तो हमको हीट करना पड़ेगा। हीट करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बन के हो जाएगा। लेकिन मेरे पास क्या रह जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कि हम लोग चूना के नाम से जानते हैं, और इसी को क्विक लाइम भी कहा जाता है। इस क्विक लाइम का यूज व्हाइट वॉशिंग में, घर की सफेदी में, मार्केट से जो चूना खरीद के हम लोग लाते हैं उसका यूज करते हैं। वो चूना कहीं पड़ा हुआ मिलता नहीं है, वो हमको कैल्शियम कार्बोनेट का हीट करके हमको वो बनाना पड़ता है, जिसका यूज हम लोग घरों के व्हाइट वॉशिंग में, सफेदी में यूज करते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ? हीट की जरूरत पड़ी। इस रिएक्शन को होने के लिए इसको रिक्वायरमेंट है हीट की। हीट का रिक्वायरमेंट के चलते ये तब डिकम्पोज हुआ, तो ये बन गया आपका क्विक लाइम। अब रिएक्शन तो एक तरह से इसको हीट की जरूरत पड़ी, इसको हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं, इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। इंडोथर्मिक रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थोड़ा सा आगे हम लोग समझे इक्वेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? समीकरण। अगर तो पहले भी बता चुके हैं, a प्लस बी, ये क्या कहलाएगा? प्रतिकारक। और ये जो है ये क्या कहलाएगा? प्रतिफल। प्रतिकारक, प्रतिफल। अब हमने आपको बताया कि हम लोग समीकरण भी पढ़ रहे हैं और समीकरण को संतुलित करना भी सीख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग समीकरण को संतुलित करें। अब जैसे H2 प्लस O2, H2 प्लस O2, ये दोनों अगर कंबाइन करेगा तो फॉर्म करेगा किसको? H2O, जिसको कि वाटर, पानी जिस नाम से जानते हैं। अब इस रिएक्शन में हम लोग क्या देखते हैं? हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 2 है और राइट साइड में ऑक्सीजन 1 है। तो यह हमारा संतुलित समीकरण नहीं है, ये सिर्फ क्या है? एक समीकरण है। अब इस समीकरण को हम लोग को संतुलित करना है, बैलेंस करना है। तो अब बैलेंस करने के लिए, बैलेंस का मतलब ही होता है तराजू। बैलेंस का मतलब तराजू। अब किस तरह से इसको हमको बैलेंस करना है? अब सबसे पहले तो समस्या आती है कि ऑक्सीजन इधर 2, इधर ऑक्सीजन 1। अब बैलेंस करें तो कैसे करें?
अब यहाँ हमें 2 तो लिखने से बनेगा नहीं, काहे कि वह एक दूसरा ही प्रोडक्ट फिर हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस जगह 2 को यूज करेंगे। यहाँ 2 अगर यूज करते हैं तो ऑक्सीजन के लिए 2 हो गया हाइड्रोजन, लेकिन बन गया कितना, 4। हाइड्रोजन हो गया 4। अब हाइड्रोजन अगर 4 हो गया, इधर तो हाइड्रोजन 2 ही है, ऑक्सीजन तो 2 मेरा मिल गया, ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ 2 लगा देते हैं अगर, तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई करना है, 4 हो गया। इधर में भी ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ से 2 हो गया, और ये 2 ऑक्सीजन के लिए हो गया। इस तरह से यह मेरा हो गया क्या, कि अब ये बन गया मेरा संतुलित समीकरण। जिसको बैलेंस्ड इक्वेशन के नाम से जानते, बैलेंस्ड इक्वेशन, संतुलित समीकरण। अब थोड़ा सी चर्चा हम लोग संक्षारण पर कर ले, जिसको कि कोरोजन के नाम से जाना जाता है। क्या बोले, संक्षारण। इसको कोरोजन बोलते हैं। ये संक्षारण क्या है, किसी भी मेटल का डिस्ट्रॉय होना, खराब होना। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे घरों में अगर सिल्वर का आर्टिकल है तो उसके ऊपर में काला रंग आ जाता है। जैसे हमारी माताएं बहनें क्या पहनती हैं, पाजेब, चांदी का चेन, वह क्या होता है, काला हो जाता है। अब वो काला हो गया, इसका मतलब वो कोरोड हो गया, उसका संक्षारण शुरू हो गया। दूसरा, घरों में, हमारे घरों में कॉपर के बहुत सारे बर्तन हैं, कॉपर के बहुत सारे सामान हैं, वह कॉपर का जो आइटम है उसके ऊपर में ग्रीन कलर का कोटिंग हो जाता है। तो सिल्वर के ऊपर में ब्लैक कलर आ जाना, कॉपर के ऊपर में ग्रीन कलर का आ जाना, और सबसे ज्यादा अगर हमको प्रॉब्लम अगर है तो वह किससे है, तो आयरन आर्टिकल से है, लोहे के सामानों से है। हम लोग मार्केट से जैसे कोई लोहा का नया सामान लाते हैं, उसमें एक चमक होता है, धीरे धीरे देखते हैं कि लोहे के ऊपर में ब्राउन कलर का एक लेयर छा गया। जैसे चांदी के ऊपर में ब्लैक कलर का कोट हो गया, कॉपर के ऊपर में ग्रीन कलर का कोट हो गया, उसी तरह से आयरन के ऊपर में रेडिश ब्राउन लाल भूरा कलर का कोट हो जाता है, जो आप घरों में देख सकते हैं। तो कहते हैं कि आयरन कोरोड हो गया। अब ये जो कोरोड हुआ तो हमारे देश में, हमको मालूम है कि हमारे किसी भी देश के इकोनॉमी का, आर्थिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो आयरन है। जिस देश के पास सबसे ज्यादा आयरन है उसका इकोनॉमिक कंडीशन सबसे अच्छा है। लेकिन यहाँ पर जब आयरन ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, खराब हो रहा है, तो उस केस में हम लोग कर क्या सकते हैं, तो आयरन से शिप बनेगा, आयरन से बहुत सारे घरेलू सामान बनते हैं, आयरन से बिल्डिंग्स बनता है, आयरन से ब्रिजेज बनता है, शिप्स बनता है, ट्रेन बनता है। तो आयरन के चलते जब वो उसका कोरोजन होगा, संक्षारण होगा, तो हमको रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। अगर उस रिप्लेसमेंट को करते हैं तो हम किसी भी देश का बहुत सारा रुपया बर्बाद हो जाता है। तो यह हमारी बहुत बड़ी समस्या है संक्षारण के मध्य में। तो कोरोजन से रिलेटेड
इतनी ही बातें आपके पाठ्य पुस्तक में भी होगी, आप उसे पढ़ेंगे, समझेंगे। दूसरा क्या है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी हम लोग अपने घरों में देख सकते हैं। वो क्या है, रेंसिडिटी, जिसको हम लोग कह सकते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, ये रेंसिडिटी का है, विकृत गंधिता। कोलोजन संचालन, ये विकृत गंधिता आखिर है क्या, रेंसिडिटी क्या है? हम लोग घर में तेल या वसा या ऑयली फूड आइटम या फिर फैटी फूड आइटम, जिसमें तेल या वसा, ऑयल या फूड होता है, अगर उस काफी दिनों तक, कुछ दिनों तक छोड़ दिया जाए तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो हमारे फूड आइटम्स में कलर में चेंज आना, हमारे फूड आइटम्स के टेस्ट में चेंज आना, तो जिस चीज के कारण, जिस प्रोसेस के कारण हमारे फूड आइटम्स में कलर्स में और टेस्ट में चेंज आता है, वही है रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। वो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है, नाइट्रोजन है। हम लोग चिप्स के बैग्स को देखते हैं, चिप्स का बैग, जैसे चिप्स, कुरकुरे, वो काफी फूला होता है। वो फूला हुआ क्यों है, उसके अंदर में नाइट्रोजन गैस भर दिया गया। वह नाइट्रोजन गैस फूड आइटम्स को ऑक्सीडाइज होने से, ऑक्सीकृत होने से रोकता है। तो ये फूड आइटम्स का ऑक्सीडाइज होने से रोकना किसके द्वारा, एंटीऑक्सीडेंट्स के द्वारा। तो हमारे चिप्स के बैग्स में जो फूला हुआ है, फूला यूं नहीं है, उसमें नाइट्रोजन गैस को भरा गया, जिसके चलते कि उसमें जो सामान है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो, ऑक्सीकृत नहीं हो और खराब ना हो, उसका टेस्ट खराब ना हो। तो ये रेंसिडिटी से रिलेटेड बातें थी। और आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।